गुड इवनिंग दोस्तों, वेलकम टू सक्षम क्लासेस। जैसा कि हम लोग बीपीएससी सीरीज शुरू किए थे और साथ ही साथ यूपीएससी से रिलेटेड भी बहुत सारे सवाल डिस्कस हम लोग कर रहे थे। तो इसी दौरान हम लोग राष्ट्रीय आंदोलन शुरू किए थे। तो इसके रिगार्डिंग ज्योति को डाउट था कि सर जो राष्ट्रीय आंदोलन में कुछ सवाल या कुछ प्रश्न है तो पूछना चाहेंगे। तो मैं ज्योति को इन्वाइट करना चाहूँगा। ज्योति आइए और आपको क्या डाउट है बताइए राष्ट्रीय आंदोलन से। नमस्कार सर। नमस्कार सर, पिछले वीडियो में आपने जैसे राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में बताया शुरू किया था, तो मैं उसको आगे कहानी के रूप में आप बताइए आगे। बहुत बहुत धन्यवाद ज्योति, बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, जैसा कि ज्योति ने कहा कि सर पिछले वीडियो को आपने जो राष्ट्रीय आंदोलन शुरू किया था तो उस राष्ट्रीय आंदोलन को आप कहानी के माध्यम से समझाइए। सामान्यतः होता है कि जैसे कि हिस्ट्री का जो टॉपिक है, हिस्ट्री का टॉपिक बहुत लेंदी माना जाता है और अगर स्टोरी फॉर्म में ना हो तो हिस्ट्री को रिकलेक्ट करना और याद करना बहुत टफ हो जाता है। तो मैं राष्ट्रीय आंदोलन को दोस्तों पूरा का पूरा राष्ट्रीय आंदोलन को कहानी के माध्यम से समझाना चाहूँगा, ताकि किसी प्रकार का बुक पढ़ने की आवश्यकता ना हो, याद करने की आवश्यकता ना हो, रटने की आवश्यकता ना हो। तो दोस्तों, जैसा कि सक्षम क्लासेस है, मेरा इंट्रो ऑलरेडी मैं दे चुका हूँ। मैं भी करंट में मेवाड़ यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हूँ। साथ ही साथ आप देख सकते हो मैंने बीटेक, एलएलबी, एमए, एलएलएम किया हुआ है। मैंने गेट और नेट दोनों क्वालिफाई किया हूँ और अभी करंट में मैं दिल्ली में एडवोकेट भी हूँ। और आप बीपीएससी और जेपीएससी रिलेटेड मैंने 4 मेंस लिखा है, 2 इंटरव्यू फेस किया है। तो जैसा कि लास्ट क्लास में हम लोग नेशनल इंडियन मूवमेंट मतलब इंडियन नेशनल मूवमेंट या फिर भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन शुरू किए थे। तो इसमें दोस्तों है तो बहुत लंबा टॉपिक, लेकिन हम कहानी के माध्यम से समझाएंगे। तो कहानी के माध्यम से समझाने के क्रम में सबसे पहले हम एक स्लाइड देखेंगे। जिस स्लाइड में हमारा क्रम क्या था कि आखिर जो राष्ट्रीय आंदोलन जब हम लोग पढ़ेंगे तो राष्ट्रीय आंदोलन का कहानी क्या है, और उस कहानी के माध्यम से हम थोड़ा आप लोग को दोस्तों डिस्कस करेंगे, ताकि एक भी सवाल गलत ना हो। और आप बीपीएससी हो, यूपीएससी हो, क्योंकि खास करके बीपीएससी यूपीएससी में मैच द फॉलोइंग या फिर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, कालानुक्रम में बहुत सारा सवाल बताए जाते हैं कि आप इसको सजाइए। तो जैसा कि आप देख सकते हो, ये सब तो मैंने दोस्तों स्लाइड बनाया ही है जो आप लोग को कहानी के माध्यम से हम सब बताएंगे ही। लेकिन मैं एक स्लाइड में बताना चाहूँगा दोस्तों, जिसके माध्यम से आप जानोगे कि आखिर भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में हम लोग पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे क्या। तो दोस्तों, आप देख सकते हो कि कितना सारा हमारा राष्ट्रीय आंदोलन का स्टोरी है, और इस स्टोरी में आप पीडीएफ के माध्यम से देख सकते हो। ये सब सारा का सारा हम लोग डिस्कस करने वाले दोस्तों कहानी के माध्यम से। इसमें किसी प्रकार का कोई आपको मेंटली प्रेशर नहीं होगा और पूरा का पूरा स्टोरी फॉर्म में। तो जैसे दोस्तों आप देख सकते हो इस स्लाइड में यहाँ पे लिखा हुआ कांग्रेस की स्थापना 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुआ और हमारा देश आज़ाद हुआ 1947 में। तो 1885 से लेकर 1947 के बीच में जो घटनाक्रम है, आखिर ये लगभग आप देख सकते हो कि 200 से 250 सालों के बीच में कितना घटनाक्रम हुआ और क्या क्या हुआ जिसके कारण हमारा भारत आज़ाद हुआ। तो आखिर हम 1885 को इतना महत्वपूर्ण क्यों मानते हैं, कांग्रेस का स्थापना क्यों मानते हैं। तो कांग्रेस का स्थापना से लेकर 1947 के बीच में हम कहानी बताएंगे आपको, और इस कहानी को ही आगे बढ़ाएंगे। तो सबसे पहले कांग्रेस का स्थापना इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि कांग्रेस के स्थापना से ही भारत में राष्ट्रवाद का विकास होता है। इससे पहले भारत में राष्ट्रवाद स्ट्रोंग नहीं था भी तो उस तरह का यूनिटी नहीं था। वरना अगर भारत में राष्ट्रवाद होता दोस्तों तो क्या अंग्रेज भारत को गुलाम बना पाता। आप देख सकते हो कि किस प्रकार से अंग्रेज ने हैदराबाद को हराया, उसके बाद निजाम को हराया, फिर आप देखो कि बंगाल को हराया, फिर बाद में मराठा, अवध, सिख, बहुत सारे एक एक भारतीयों को हराया। आपस में फूट डालो और शासन करो, मतलब 2 राजाओं के बीच में लड़ा के, कभी कर्नाटक को हैदराबाद से लड़ा दिया, तो मराठा को सिख से लड़ा दिया, तो अवध को बंगाल से लड़ा दिया। तो कहीं ना कहीं दोस्तों आप देखोगे कि पूरा भारत के अलग अलग क्षेत्रीय राजाओं को अंग्रेज किस प्रकार से लड़ाते गए और लड़ाने के बाद भारत को क्या कर लिए, गुलाम बना लिए। तो दोस्तों भारत को गुलाम बनाने के पीछे क्या था, तो सबसे पहला रीजन था कि भारत में राष्ट्रवाद था ही नहीं। और राष्ट्रवाद दोस्तों लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कस किए थे कि राष्ट्रवाद का मतलब होता है हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में है भाई भाई। अगर हम लोग के बीच में यूनिटी होता, हैदराबाद, कर्नाटक, अवध, बंगाल, मराठा, सिख, अगर इन लोग आपस में यूनिटी होता तो अंग्रेज नहीं हरा पाते। तो कहीं ना कहीं इन लोग में आपस में यूनिटी नहीं था, इसीलिए आपस में राजा लड़े, फूट डालो शासन करो, और अंततः
अंग्रेज क्या किया, भारत को गुलाम बना लिया। तो राष्ट्रवाद का विकास कब हुआ, कि भारतीयों को कब महसूस हुआ कि हम लोग एक हैं? तो दोस्तों 1885 में जब कांग्रेस का स्थापना हुआ, इसीलिए मैं बोल रहा हूं भारत को कब महसूस हुआ कि हम एक हैं। आप देखोगे कि भारत को कब महसूस हुआ कि हम एक हैं, हम एक हैं, मतलब इसका मतलब राष्ट्रवाद, मतलब भारत के प्रति लगाव, भारत के प्रति सबको कब महसूस हुआ कि भारत हमारा एक है। भारत के प्रति दोस्तों लगाव का कॉन्सेप्ट कब आया? तो आप देखो कि 1885 में जब कांग्रेस का स्थापना होता है, तो कांग्रेस की स्थापना भारत के सभी लोगों को एक मंच पे ले आता है। जितने भी अलग अलग भाषा, अलग अलग जाति, अलग अलग धर्म के लोग हैं, एक मंच पे आते हैं कांग्रेस के स्थापना से। तो कांग्रेस एक ऐसा संगठन था जो सभी लोगों को एकजुट करने में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया। अब सवाल उठता है कि सर क्या कांग्रेस के स्थापना से पहले क्या भारत में कोई और संगठन नहीं था जो राष्ट्रवाद को बढ़ावा देता? क्या कोई ऐसा संगठन नहीं था? तो कांग्रेस की स्थापना से पहले संगठन था दोस्तों। आप देख सकते हो कि सबसे पहला संगठन लैंड होल्डर सोसाइटी। लैंड होल्डर सोसाइटी में दोस्तों जमींदारों का एक संगठन था, जिसमें जमींदार वर्ग थे, जो एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन था। बाद में आप देख सकते हो कि बंगाल ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, बंगाल एसोसिएशन, फिर इधर देख सकते हो नेशनल इंडियन एसोसिएशन, जिसको बोलेंगे NIA, और इसको दोस्तों बोल सकते हो INA। तो इसमें दोस्तों देखो कि इंडियन नेशनल जो था, नेशनल इंडियन एसोसिएशन, इसमें आप देखोगे दोस्तों कि दादा भाई नेरोजी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, केशव चंद्र सेन, ये मिल के दोस्तों NIA बनाए थे, जो कहीं ना कहीं एक संगठन था। इसमें भी देखोगे दोस्तों तो सुरेंद्र नाथ बोस, मोहन बोस, इन लोग मिल के एसोसिएशन बनाए थे। तो ये दोनों एसोसिएशन कांग्रेस के स्थापना से पहले का एसोसिएशन है। इन लोग भी राष्ट्रवाद बढ़ाने का कोशिश किया था, इन लोग भी भारतीयों के एकजुट होने का कोशिश किया था, लेकिन ये पहले का ऑर्गेनाइजेशन दोस्तों उतना सशक्त, उतना स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग नहीं कर पाया था। तो बाद में देखो कि दोनों ऑर्गेनाइजेशन NIA और INA दोनों दोस्तों कांग्रेस में मर्ज हो जाता है। बाद में सारे कांग्रेस में ही मर्ज हो जाते हैं। तो सबसे मजबूत ऑर्गेनाइजेशन दोस्तों कांग्रेस बनता है। तो इसीलिए कांग्रेस बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। और कांग्रेस का स्थापना से बहुत सारा सवाल पूछा जाता है कि कांग्रेस का स्थापना कब हुआ, पहले अध्यक्ष कौन बने, कितने पार्टिसिपेट पहले एसोसिएशन में थे। तो लास्ट वीडियो में दोस्तों हम लोग ऑलरेडी इसके बारे में डिस्कस कर चुके थे। अब सवाल दोस्तों यहाँ पर होता है कि अगर कांग्रेस का स्थापना होने के बाद भारत में क्या परिवर्तन हुआ, आखिर कांग्रेस का स्थापना के बाद भारत में ऐसा क्या परिवर्तन हुआ जो राष्ट्रवाद को बढ़ावा मिला, और आगे का कहानी क्या हुआ। तो आप देखोगे दोस्तों कांग्रेस का स्थापना के बाद देखोगे, जैसे ऑलरेडी डिस्कस करते हो, कांग्रेस का सबसे पहला जो अधिवेशन हुआ था बंबई में हुआ था। 72 पार्टिसिपेंट इसमें पहली बार में भाग लिए थे पार्टिसिपेंट। और देखो कि इसका जो कहाँ पहला हुआ था, तो गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविश्वविद्यालय में। तो कहीं ना कहीं जब इस संगठन का स्थापना हुआ था दोस्तों, तो पहले एक स्कूल में आप देख सकते हो संस्कृत महाविद्यालय था, उसमें सारे लोग इकट्ठा हुए थे, क्योंकि उस समय नया नया ऑर्गेनाइजेशन था और कोई खास हेडक्वार्टर या मुख्यालय नहीं था। तो पहले के लोग आपस में कोई महाविद्यालय हो या फिर कॉलेज हो, स्कूल हो, उसमें ऑर्गेनाइजेशन को ऑर्गेनाइज करते थे। अब सवाल हुआ, देख सकते हो दोस्तों कांग्रेस का स्थापना में पहला कांग्रेस का अधिवेशन में लगभग 72 लोग थे। कहाँ हुआ था, तो बंबई में हुआ था। पहले पूना में ऑर्गेनाइज करना था, लेकिन प्लेग के कारण कहाँ दोस्तों हुआ, बंबई में। कितने लोग थे, 72। इसका अध्यक्ष कौन थे, तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी। और इसके स्थापना में डॉक्टर A.O. ह्यूम कर सकते हो, उनका बहुत बड़ा योगदान था, जो कि सेक्रेटरी भी थे। तो इसमें देख सकते हो कि जो A.O. ह्यूम थे सिविल सर्वेंट थे, ICS के अधिकारी थे, इंडियन सिविल सर्विस के अधिकारी थे, जो कि एक अंग्रेज थे और रिटायर थे। रिटायर होने के बाद इन्होंने कांग्रेस का स्थापना में बहुत योगदान दिया। आप देख सकते हो A.O. ह्यूम पूछेगा, इस सेक्रेटरी भी थे। इससे एक सवाल पूछ लेता कभी कभी प्रीलिम्स में, UPSC हो या फिर स्टेट PSC हो। तो पहला 1885 में बना, बंबई में बना। इसके अध्यक्ष W.C. बनर्जी और महासचिव A.O. ह्यूम, जो अंग्रेज अधिकारी थे, जो ICS के अधिकारी थे। ICS
इंडियन सिविल सर्विसेज और रिटायर थे दोस्तों। तो आप देख सकते हो। अब सवाल उठा कि कांग्रेस का जब स्थापना हुआ तो कांग्रेस के स्थापना के बाद ऐसा क्या क्या परिवर्तन हुआ जो आगामी घटना को जन्म दिया। तो आप देखो कि जैसे ही कांग्रेस का स्थापना होता तो कांग्रेस का स्थापना में आप देखोगे कि जैसे पहला अधिवेशन में आप देखोगे बम्बई में, फिर बम्बई के बाद लगातार अधिवेशन हर जगह में हुआ, फिर आप देखोगे मद्रास में, कलकत्ता में, इलाहाबाद में, और अलग अलग आप देखोगे जाति के अलग अलग धर्म के अध्यक्षता हुए। जैसे बनर्जी, जैसे आप देख सकते हो कि WC बनर्जी के बाद आप तैयब जी को देख सकते हो। तो दोस्तों तैयब जी के बाद एओ यूल को देख सकते हो, फिर बाद में लगातार एनी बेसेंट को देख सकते हो। तो अलग अलग अध्यक्षता हुए। तो आप भारत के प्रत्येक कोना से देखोगे दोस्तों कि सम्मेलन हो रहा है। अगर भारत का मैप बनाया जाए तो भारत का मैप अगर दोस्तों हम लोग बनाते हैं रफली में, तो आप देखोगे मान ले पहला हमारा बम्बई में हुआ, बम्बई के बाद फिर कलकत्ता में हुआ, कलकत्ता के बाद फिर मद्रास में हुआ, मद्रास के बाद फिर इलाहाबाद में हुआ। तो आप देखोगे कि भारत में जो कांग्रेस का अधिवेशन हर क्षेत्र में हो रहा है। आप देख सकते हो कि पश्चिम में, पूरब में, उत्तर में, दक्षिण में, तो भारत के सभी क्षेत्र में कांग्रेस का अधिवेशन हो रहा और हर क्षेत्र से सभी लोग को एकजुट किया जा रहा है। सभी भाषा के लोगों को, सभी जाति के लोगों को, सभी धर्म के लोगों को। और जब गांधी जी इसमें शामिल हो जाते तो कांग्रेस और मजबूत हो जाता, कांग्रेस के जनाधार और बढ़ जाता। अभी जैसे मान ले 72 लोग इसमें पार्टिसिपेट हुए थे 1885 में। तो आप देखो गांधी जी के आने के बाद लगभग 5 से 7 करोड़ लोग इसमें दोस्तों इनके सदस्यता ले लेते और कांग्रेस एक मजबूत संगठन बन जाता है जो सभी जाति, सभी धर्म, सभी वर्ग के लोगों का क्या करता, प्रतिनिधित्व करता। मतलब कहीं ना कहीं राष्ट्रवाद को बढ़ावा देने में कांग्रेस का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है दोस्तों। तो आप देख सकते हो कि राष्ट्रवाद को बढ़ावा देने में कांग्रेस का योगदान है। तो अब इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट घटना होता बंगाल विभाजन। कांग्रेस का स्थापना के बाद एक घटना और घटता है। जैसे आप देखो कि कांग्रेस का स्थापना के बाद 1892 में एक इंडियन काउंसिल एक्ट आता है, तो जिसमें इन लोगों का मांग होता है दोस्तों कि विधायिका का आकार बड़ा किया जाए। कहने का मतलब जब भारत में कांग्रेस का स्थापना होता है तो राष्ट्रवाद जब मजबूत होता है तो 1892 में एक एक्ट आता, आप देखोगे 1892 का इंडियन काउंसिल एक्ट। तो इंडियन काउंसिल एक्ट के तहत आप देखोगे कि कांग्रेस का मांग होता है कि विधायिका का आकार बड़ा किया जाए। विधायिका का आकार बड़ा करने का मतलब कि जैसे इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल था या फिर स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल था। कहने का मतलब कि गवर्नर जनरल का जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल था या फिर जो गवर्नर का जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल था, तो गवर्नर का एग्जीक्यूटिव काउंसिल या फिर गवर्नर जनरल का एग्जीक्यूटिव काउंसिल में भारतीयों का प्रतिनिधित्व को बढ़ाने की बात बोला गया कि भाई जो गवर्नर जनरल है उसके एग्जीक्यूटिव काउंसिल में एक भी भारतीय नहीं है, तो भारतीयों को शामिल करिए। और वैसे भारतीयों को शामिल करिए जो नॉमिनेट ना हो, मतलब क्या हो, निर्वाचित हो, जिनको अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाए। फिर बजट पे प्रश्न पूछने का अधिकार दिया जाए, अनुपूरक प्रश्न पूछने का अधिकार दिया जाए। तो आप देखो कि फिरोज शाह मेहता वगैरह जब इसमें जाते हैं तो बजट पे चर्चा करते हैं। आप बाद के कालों में देखोगे जैसे दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, जो काफ़ी इंटेलेक्चुअल लोग होते हैं, जो कहीं ना कहीं अंग्रेज को बजट पे प्रश्न पूछते हैं और कहीं ना कहीं इकोनॉमिकल कंडीशन भारत का खराब होने पे चर्चा करते हैं। तो आप देखोगे अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, जैसे दादा भाई नौरोजी लिखे थे कि भारत में भाई अन ब्रिटिश रूल और भारत में गरीबी का कारण क्या है। तो दोस्तों आप देखो कि पहला जो इसी से डिमांड हो जाता कांग्रेस का। फिर बाद के कालों में दोस्तों आप देखोगे अब कहानी का शुरुआत क्या हुआ। जब अंग्रेज शुरू में कांग्रेस का स्थापना किया था तो कहीं ना कहीं आप देखो कि एओ ह्यूम जो था वो एक अंग्रेज अधिकारी था, लेकिन उनको ये बात नहीं लगा कि भाई जब कांग्रेस का स्थापना होगा तो उनको ये नहीं लगा कि इतना सशक्त होगा, इतना मजबूत होगा, क्योंकि उनको लगा कि भारत में राष्ट्रवाद जैसा कोई चीज़ है नहीं और भारत के लोग उतना इंटेलेक्चुअल नहीं है और भारत के लोग उतना ऑर्गेनाइज नहीं हो पाएंगे। लेकिन अंग्रेज का गलत फहमी था, क्योंकि भारत के लोग ऑर्गेनाइज हो गए थे, क्योंकि बहुत सारे लोग तो बाहर से पढ़ के आए थे। जैसे आप पंडित जवाहरलाल नेहरू हो या गांधी जी हो, दादा भाई नौरोजी हो या फिर डॉक्टर BR अम्बेडकर, जितने भी इंटेलेक्चुअल या टैलेंटेड थे सारे के सारे आप देखो कि बैरिस्टर बाहर से पढ़ाई करके आए थे। और जितने भी मध्य वर्ग में जैसे मान लें सुरेंद्रनाथ बनर्जी, उनके बाद केशव चंद्र सेन वगैरह, या फिर बहुत सारे ऐसे इंटेलेक्चुअल लोग थे जो कहीं ना कहीं सभी को एक मंच पे लाने का प्रयत्न कर रहे थे।
तो आप देखो कि मिडिल वर्ग, जो एजुकेटेड मिडिल वर्ग था, जो पढ़े लिखे मिडिल वर्ग थे, बुद्धिजीवी वर्ग थे, उन लोगों ने सारे लोगों को क्या किया, एकजुट किया। और एकजुट करके क्या हो गया, राष्ट्रवाद का विकास हो गया। तो जब राष्ट्रवाद का विकास हुआ तो इसका सबसे बड़ा जो अड्डा था दोस्तों, आप देखोगे जैसे भारत में जब राष्ट्रवाद का विकास होता है, तो भारत में जब दोस्तों राष्ट्रवाद का विकास होगा तो इसका जो सबसे बड़ा अड्डा दोस्तों होता बंगाल। बंगाल में सबसे ज्यादा बुद्धिजीवी लोग आप देखोगे, जैसे मान ले WC बनर्जी, दादा भाई नौरोजी हो, सत्येंद्र नाथ बोस हो, फिर आपका देखोगे कि जितने भी दादा भाई नौरोजी वगैरह सब यहीं पर इकट्ठे होते थे। और खास करके अरविंदो घोष वगैरह, बिपिन चंद्र पाल वगैरह, या फिर जो आप देखो कि तिलक वगैरह का भी जो खास करके जो कलकत्ता में ज़्यादा अधिवेशन वगैरह होता था। तो ज़्यादा जो आप देखो कि जितने भी बुद्धिजीवी वर्ग हो या मिडिल क्लास हो या फिर युवा वर्ग हो, तो सबसे ज़्यादा जो राष्ट्रवाद का केंद्र था बंगाल, राष्ट्रवाद का केंद्र बंगाल। तो दोस्तों आप ये बताओ, अब तक पहले अंग्रेज फूट डालो और शासन कर रहे थे। कर्नाटक को हैदराबाद से लड़ा दिए, मराठा को निजाम से लड़ा दिए, मराठा को हैदराबाद से लड़ा दिए, सिख को मराठा से लड़ा दिए। लेकिन जब यहाँ पर आप देखोगे दोस्तों कि 1885 के बाद, जब कांग्रेस का स्थापना के बाद, सभी बुद्धिजीवी वर्ग लोग जो थे, इंटेलेक्चुअल वर्ग थे, जो मध्य वर्ग लोग थे, जब राष्ट्रवाद का विकास करने लगे भारत में, तो अंग्रेज को डर हो गया। अंग्रेज को लगा भाई अगर कांग्रेस इतना मजबूत हो जाएगा और राष्ट्रवाद इतना चरम पे होगा तो कहीं ना कहीं हम लोग को यहाँ से बोरिया बिस्तरा बांध के जानना पड़ेगा। क्योंकि भाई जब राष्ट्रवाद का विकास होगा तो राष्ट्रवाद के आंधी में तो कोई भी उड़ जाता है। चाहे आप इटली का एकीकरण देख लो, जर्मनी का एकीकरण देख लो, या फिर चीन की क्रांति, या फिर अमेरिका की क्रांति देख लो, कहीं भी जब राष्ट्रवाद का विकास होता है तो वहां से अंग्रेजों का बोरिया बिस्तरा बंद जाता, वहां से निकल लेते हैं। तो अंग्रेज को इस बात का डर हो गया। अंग्रेज समझ गया कि कांग्रेस बनना एक उनके लिए नेगेटिव साबित हुआ, कांग्रेस एक नेगेटिव संगठन अंग्रेजों के लिए हुआ, तो कांग्रेस को तोड़ने का प्रयत्न करेंगे। भारत में राष्ट्रवाद का विकास हुआ तो राष्ट्रवाद का तोड़ने का प्रयत्न करेंगे। तो अंग्रेज आखिर ऐसा क्या किए, तो अंग्रेज के दिमाग में आ गया, इन्होंने जानबूझ के सबसे बड़ा हथियार खेला हिंदू और मुस्लिम। हिंदू और मुस्लिम, इनको लगा कि सबसे बड़ा दो समुदाय है, हिंदू और मुस्लिम को लड़ाया जाए। पहले राजा को लड़ाते थे, हैदराबाद निजाम, मराठा, सिख, अवध और आपका बंगाल। अब क्या कर रहे हैं, अब राजा को न लड़ा के धर्म के नाम पर लड़ाना लगे। क्यों? क्योंकि इनको पता होगा कि राष्ट्रवाद का विकास होगा तो राजा का तो कॉन्सेप्ट रहा नहीं। तो इन लोग जानबूझ के हिंदू और मुस्लिम के बीच में बीज बो दिए और इन्होंने बोला कि भाई देखो ये जो बंगाल है, ये जो बंगाल है, इस बंगाल में दो भाग में बांट देते। बोल दिए बंगाल इतना बड़ा है कि हमें शासन प्रशासन करने में दिक्कत हो रहा, प्रॉब्लम आ रहा। अंग्रेज बोला। इस समय का आप देखोगे दोस्तों गवर्नर जनरल लॉर्ड कर्जन था और कर्जन को पता था कि राष्ट्रवाद का विकास हो रहा, अंग्रेज के लिए खतरा, इन लोग का साम्राज्यवाद ज्यादा दिन तक जिंदा नहीं रह पाएगा। तो इन्होंने फूट डालने का पहला प्रयास बंगाल विभाजन किया, हिंदू मुस्लिम में बांट दिया। इधर कर दिया पूर्वी बंगाल और इधर कर दिया पश्चिमी बंगाल। और किसके आधार पर बांटा दोस्तों, तो धर्म के आधार पर बांट दिया। बोल दिया कि पूर्वी बंगाल जो है कि मुस्लिम बहुल क्षेत्र है, तो इधर मुस्लिम का शासन प्रशासन करना मेरे लिए आसान होगा। और पश्चिमी बंगाल दोस्तों किसके लिए, हिंदू के लिए है, तो इसमें हमें शासन प्रशासन करने में आसानी होगा। तो देखिए दोस्तों कि बंगाल विभाजन के पीछे का लॉजिक देखिए, अंग्रेज के मन में क्या था। अंग्रेज समझ गया कि भारत में राष्ट्रवाद का विकास हो चुका है, कांग्रेस मजबूत संगठन बन चुका है, बहुत लोगों को जनाधार में शामिल कर लिया है, अब हमारे लिए खतरा हो सकता है। तो खतरा से बचने के लिए हिंदू मुस्लिम कार्ड खेलना शुरू कर दिया। इसको पता था कि और किसी समुदाय को लड़ाना आसान नहीं है और हिंदू मुस्लिम के नाम पर लड़ाना आसान था। तो इसलिए पहला यहाँ पर देख सकते हो कि बंगाल विभाजन धर्म के नाम पर हुआ। इसमें आप देख सकते हो इलाके दोस्तों कि मैं यहाँ पर आप स्लाइड में आप देख सकते हो कि जैसे कि पश्चिमी बंगाल में बिहार उड़ीसा हिंदू बहुल क्षेत्र था और पूर्वी बंगाल में असम मुस्लिम बहुल क्षेत्र था। इसका राजधानी दोस्तों ढाका था और आप देख सकते हो इसका राजधानी कलकत्ता था। तो बताइए दोस्तों जब भारत में राष्ट्रवाद का विकास हो गया है तो क्या इस बंगाल विभाजन से कांग्रेस के लोग सहमत होंगे? कांग्रेस के लोग दोस्तों कभी सहमत नहीं होंगे। उनको पता चल गया कि अंग्रेज यहाँ पर भारत का विकास करने नहीं, भारत को आधुनिकीकरण नहीं, बल्कि भारत को गुलाम बनाने के लिए आए।
इसका शोषण करने के लिए, आर्थिक सामाजिक राजनीतिक शोषण करने के लिए आए हैं। तो इसीलिए बंगाल विभाजन को लेके दोस्तों आप देखोगे कि इन लोगों ने स्वदेशी आंदोलन शुरू कर दिया। स्वदेशी आंदोलन कहने का मतलब कि अंग्रेज का न तो पोशाक यूज करेंगे, अंग्रेज का न तो कोई प्रोडक्ट यूज करेंगे, अंग्रेज का कोई भी जो प्रशासनिक अधिकारी हो सब रिजाइन करेगा, अंग्रेज का स्कूल कॉलेज वगैरह सबको त्यागा जाएगा। तो स्वदेशी आंदोलन चलाएगा कि पूरा का पूरा सिर्फ हम लोग देश में बने वस्तु और उत्पाद का यूज करेंगे। क्यों? क्योंकि बंगाल विभाजन के विरोध में इन लोगों का कहना था, कांग्रेस के जितने भी जो इसमें प्रतिनिधि थे, जैसे कि मान ले आप देखो कि बाद में देखो गरम दल और नरम दल, तो आप देखोगे जैसे बिपिन चंद्र पाल हो गए, बाल गंगाधर तिलक हो गए, अरविंदो घोष हो गए, देदा भाई नेरोजी हो गए, सुरेंद्र नाथ बनर्जी हो गए, फिरोज शाह मेहता हो गए। तो कहीं ना कहीं इन लोगों ने बंगाल विभाजन पर विरोध किया। सुरेंद्र नाथ बनर्जी और रविंद्रनाथ टैगोर वगैरह का आप दोस्तों देखोगे। तो इसी के विरोध में दोस्तों बंगाल के विभाजन के विरोध में स्वदेशी आंदोलन चलाया गया। आप देख सकते हो कि बंगाल किस उद्देश्य से लिया गया था बंगाल विभाजन का निर्णय जाने से कारण। तो हम ऑलरेडी बता दिए कि बंगाल विभाजन का निर्णय, अंग्रेज कहते हैं कि हम लोग बंगाल विभाजन इसलिए किए क्योंकि बंगाल एक बहुत बड़ा प्रदेश था, उसमें हमें शासन प्रशासन करने में दिक्कत हो रहा था, अच्छा से वहाँ का जो सुविधा को हम लोग फैसिलिटेट नहीं करवा पा रहे थे। तो इसीलिए हम लोग उसको आसानी से 2 भागों में बांट दिए ताकि हमें शासन प्रशासन करने में आसानी हो। जबकि इसके पीछे का लॉजिक था क्योंकि अंग्रेज को पता चल गया था कि भारत में राष्ट्रवाद का विकास हो गया है और इन लोग आपस में इकट्ठा हो रहे, जब तक हम इसको धर्म के नाम पर नहीं लड़ाएंगे तो हमारा साम्राज्य दीर्घजीवी नहीं होगा, हमारा साम्राज्य क्या होगा, सुरक्षित नहीं रहेगा। तो इसी के विरोध में दोस्तों स्वदेशी आंदोलन चलाया गया। स्वदेशी आंदोलन का कारण बता दिए, ये लोग चाह रहे थे कि बंगाल विभाजन को वापस लिया जाए और अगर वापस नहीं लेंगे तो सारा अंग्रेज का वस्तु का बहिष्कार किया गया। और आप देखो कि स्कूल हो, कॉलेज हो, सारे स्कूल कॉलेज अंग्रेज के छोड़ के भारतीय अपने स्कूल कॉलेज में एडमिशन लेने लगे, अपना अपना स्कूल कॉलेज का निर्माण वगैरह किया गया। फिर जितना भी वस्त्र था, विदेशी वस्त्र को बहिष्कार किया गया, जलाया गया। तो स्वदेशी आंदोलन में आप देखो कि अंग्रेज का विरोध इस प्रकार किया गया। तो इसमें आप देखोगे कि स्वदेशी आंदोलन खास करके बंगाल में ही किया गया था। अब बाद में देखो कि बंगाल में ही सिर्फ स्वदेशी आंदोलन था, लेकिन इसमें 2 गुट था दोस्तों। आप देखो कि नरम दल और गरम दल, एक लिबरल था, एक एक्सट्रीमिस्ट था दोस्तों। तो नरम दल का कहना था, जैसे नरम दल में आप देखिए कि दादा भाई नेरोजी थे, सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे, फिरोज शाह मेहता थे, दिनकर वाचक, ये सब सारे दोस्तों आप जो थे, ये सारे के सारे जो थे, तैयब बदरुद्दीन, सारे के सारे जो थे दोस्तों, ये सब नरम दल के थे। और गरम दल में खास करके थे लाल बाल पाल, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल और अरविंदो घोष भी इसी में थे दोस्तों। तो गरम दल और नरम दल में इस बात पर हो गया कि देखो भाई बंगाल विभाजन के विरोध तो हम लोग कर रहे हैं, लेकिन विरोध के बाद अगर हम लोग देखें कि इनका कहना था कि भाई सिर्फ बंगाल तक नहीं, हम स्वदेशी आंदोलन को पूरा इंडिया में ले जाना चाहते हैं। तो नरम दल का कहना था नहीं, हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से, अच्छे तरीके से हम लोग आंदोलन करेंगे, हम लोग हिंसा नहीं करेंगे और हम बंगाल तक ही सीमित रखना चाहते हैं। लेकिन गरम दल का कहना था बंगाल तक नहीं, पूरा अंग्रेज को हम इंडिया से खदेड़ना चाहते हैं, पूरा हम मतलब पान इंडिया, पूरा इंडिया में इस आंदोलन को जारी रखना चाहते हैं। इसी बात को लेकर दोस्तों गरम दल और नरम दल में विवाद हो गया कि स्वदेशी आंदोलन को पान इंडिया करना है, सिर्फ कलकत्ता तक रखना है। इसी बात को लेकर दोस्तों आगे देखोगे कि 1907 में आप देखो कि कांग्रेस के बीच में बंटवारा हो जाता है। सूरत अधिवेशन 1907, उसमें कांग्रेस में बंटवारा हो जाता है, गरम दल और नरम दल 2 भाग में बंट जाते हैं। तो एग्जाम में पूछता है कि कांग्रेस का पहला विभाजन कब हुआ, मतलब जब राष्ट्रवाद था। देखिए अंग्रेज कैसे तोड़ दिए। कांग्रेस में सभी लोग क्या थे, इकट्ठा थे, भारत में राष्ट्रवाद का विकास हो रहा था। पहला राष्ट्रवाद टूटता है 1907 में, मतलब कांग्रेस बट गया। अंग्रेज यही चाह रहे थे, अंग्रेज यही चाह रहे थे कि भाई कांग्रेस टूटे, तो 1907 में टूटता। लेकिन अंग्रेज कांग्रेस को तोड़ने से पहले यहाँ मुस्लिम लीग का स्थापना हो गया दोस्तों। आप देख लो कि 1906 में
मुस्लिम लीग बन गया, जबकि इसके पहले कांग्रेस था। तो कांग्रेस में सभी जाति सभी धर्म के लोग थे, तो मुस्लिम लीग बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी? तो मुस्लिम लीग आवश्यकता बनाने की इसलिए पड़ी क्योंकि अंग्रेज मुस्लिम के कुछ जैसे अली बंधुओं को और जितने भी मुस्लिम लीग के जो मेन लीडर थे उनको जाके कह दिया कि भाई आप क्या करिए, आगा खान वगैरह थे इसमें, सलीमुल्ला वगैरह थे, सलीमुल्ला, तो उनको जाके अंग्रेज कह दिए भाई आप हिंदू के साथ आपका विकास नहीं होगा। आप देखिए शुरू से आप लोग शासन प्रशासन में रहे थे, आप दिल्ली सल्तनत देखिए, मुगल काल देखिए, उसमें मुस्लिमों का वर्चस्व था, राजा महाराजा लोग मुस्लिम थे। और बताइए अब आपका क्या कोई प्रतिनिधित्व है? कोई प्रतिनिधित्व है नहीं। तो आप हिंदू के चक्कर में मत रहिए, आप अलग संगठन बनाइए, आप अपना प्रतिनिधित्व की डिमांड करिए। तो इस प्रकार से अंग्रेजों ने मुस्लिमों को पीन मार के डिवाइड एंड रूल करके एक अलग से संगठन बनवा लिया, मुस्लिम लीग। अब हम बता दिए क्यों मुस्लिम लीग बना। हम बोले कि 1885 में जब कांग्रेस बना, जब 1900 आते आते राष्ट्रवाद का विकास हुआ तो अंग्रेज को डर लग गया, तो अंग्रेज चाहे कि भाई अब इसको कैसे तोड़ा जाए। तो पहला तोड़ने के लिए बंगाल विभाजन किए धर्म के नाम पर, हिंदू और मुस्लिम के नाम पर। तो कहीं ना कहीं मुस्लिम के नाम पर देखिए एक नया संगठन बन गया मुस्लिम लीग। तो बताइए यहाँ से राष्ट्रवाद टूटा कि नहीं टूटा? टूटा। पहला राष्ट्रवाद यही टूटता है। दूसरा राष्ट्रवाद दोस्तों टूटेगा कब? जब कांग्रेस आपस में बटेगा। तो आप देख सकते हो कि मुस्लिम लीग का फॉर्मेशन दोस्तों ऐसा है। पहला मुस्लिम लीग के जो सारे अध्यक्ष है, और नरम दल और गरम दल का विवाद दोस्तों हम बताएं कि नरम दल और गरम दल का विवाद इस मैटर पे हो जाता है कि हम बता दिए कि भाई नरम दल चाहते थे कि सिर्फ कांग्रेस में स्वदेशी आंदोलन हो, सॉरी जो स्वदेशी आंदोलन सिर्फ कलकत्ता में हो, जबकि गरम दल बोलते थे पूरा भारत हो, पूरा भारत में। तो कांग्रेस का विभाजन दोस्तों कब होता? 1907 में। तो देख सकते हो दोस्तों कांग्रेस का विभाजन हो गया। अब अंग्रेज को लगा कि मुस्लिम लोग का एक संगठन बन ही गया है और कांग्रेस का भी विभाजन हो ही गया है, तो मुस्लिम उतना सशक्त नहीं था। तो मुस्लिम को और सशक्त करने के लिए एक मार्लो मिंटो रिफॉर्म 1909 में अंग्रेज लाया, और इसमें एक लाया पृथक निर्वाचन मंडल, जिसमें सिर्फ मुस्लिम को मुस्लिम ही वोट कर सकता था। तो यहीं से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बोलते हैं कि भारत विभाजन का बीज यहीं से बोया गया था। भारत का जो विभाजन हुआ है ये मार्लो मिंटो सुधार से ही हुआ। इसमें बोला गया था कि मान लो अगर भारत में कोई भी अगर सीट हो, भारत में अगर कोई भी सीट हो, अगर यहाँ कोई मुस्लिम खड़ा होता, मान ले एक कैंडिडेट मुस्लिम खड़ा हुआ है, तो इस क्षेत्र में चाहे कोई भी जाति कोई भी धर्म के लोग हो, कोई भी भाषा के, सिर्फ इसमें मुस्लिम लोग ही वोट देगा, मुस्लिम अनुयायी ही वोट करेंगे, बाकी कोई वोट नहीं करेंगे। तो बताइए दोस्तों सिर्फ मुस्लिम वोट करेगा तो कहीं ना कहीं राष्ट्रवाद में बाधक होगा। और मुस्लिम प्रतिनिधि क्या करेगा? हिंदू के अगेंस्ट में बोलेगा, क्योंकि मान ले एक मुस्लिम ए और एक मुस्लिम बी है, ये अगर हिंदू का सपोर्ट करेगा और ये हिंदू का विरोध करेगा, ये बोलेगा नहीं दोस्त हम लोग का विकास करने के लिए मुस्लिम का प्रतिनिधित्व होना चाहिए, हम हिंदू के साथ नहीं रहेंगे, हम मुस्लिम को ही बढ़ावा देना चाहते हैं। तो दोस्तों कहीं ना कहीं देखो कि जो मुस्लिम को ज़्यादा बढ़ावा देना चाहेगा तो मुस्लिम लोग इससे ज़्यादा प्रभावित हो जाएंगे, और जो सबको लेके चलना चाहेगा उसको समर्थन नहीं करेंगे, क्योंकि राष्ट्रवाद का अगेंस्ट में तो बात चल रहा है ना। तो पृथक निर्वाचन मंडल का शुरुआत भी देखो राष्ट्रवाद का तोड़ने का है। तो 1885 राष्ट्रवाद का निर्माण करने के लिए था, फिर बाद में देखेंगे बंगाल विभाजन राष्ट्रवाद को तोड़ने के लिए, मुस्लिम लोग राष्ट्रवाद को तोड़ने के लिए मुस्लिम लीग जो बना, सूरत विभाजन राष्ट्रवाद को तोड़ने के लिए, और मार्लो मिंटो सुधार भी राष्ट्रवाद को तोड़ने के लिए। तो देख सकते हैं दोस्तों कि राष्ट्रवाद को तोड़ने के लिए क्या क्या षड्यंत्र रचा गया। इसके बाद हम लोग देखेंगे, इसके बाद का स्टोरी आगे बताएं कि आखिर राष्ट्रवाद को तोड़ने के लिए लोग प्रयत्न किया तो भारत ने फिर आगे क्या किया। इस कहानी को हम आगे जारी रखेंगे दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं कि राष्ट्रवाद का विकास कैसे हुआ और राष्ट्रवाद को कैसे तोड़ा गया। तो ओवरव्यू में हमारा कहानी के फॉर्म में पूरा जाएगा, पूरा का पूरा वीडियो कहानी के फॉर्म में दोस्तों जाएगा। लेकिन इस चीज़ को आप लोग ध्यान में रखिएगा कि कांग्रेस का स्थापना से राष्ट्रवाद का विकास हुआ, पहला बंगाल विभाजन में राष्ट्रवाद को क्षति पहुंचा, मुस्लिम लीग की स्थापना में राष्ट्रवाद को क्षति पहुंचा, सूरत अधिवेशन में जो कांग्रेस का विभाजन होता है राष्ट्रवाद को क्षति पहुंचा, मार्लो मिंटो रिफॉर्म से राष्ट्रवाद को क्षति पहुंचा। तो क्या दोस्तों हमारा राष्ट्रवाद को क्षति पहुंचा तो क्या भारत आजाद हो पाएगा?
कब आज़ाद हुआ, क्या लगता है कि 1915 1920 कब भारत आज़ाद हुआ। तो इस कहानी को आगे जारी रखेंगे कि आगे के घटनाक्रम क्या हुआ, आगे का स्टोरी क्या है। तो दोस्तों इस वीडियो पर बने रहिएगा, चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, ताकि मुझे मोटिवेशन मिल सके और आपके लिए मैं वीडियो बनाता रहूँ। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।